जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 11 जून 2026 की करंट अफेयर्स। हम लोग लगातार करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज 11 जून है, इसके करंट अफेयर्स भी हम लोग कवर करेंगे। और जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, बाइलिंगुअल है। मीन्स चाहे वो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, दोनों विद्यार्थी इन करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ चाहे आप किसी सेंट्रल लेवल का पेपर दें, चाहे किसी आप स्टेट लेवल का पेपर दें, सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। और मैं आपको 30 एमसीक्यू कराता हूँ। मीन्स 30 एमसीक्यू मैं आपको पर डे कराता हूँ। मीन्स कि आप कोई भी किसी तरह का भी प्रश्न आए, चाहे वो असर्शन रीजन आए, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे, क्योंकि मैं हर टाइप के एमसीक्यू कराता हूँ। करंट अफेयर्स हमारे अपडेटेड रहते हैं, मीन्स पर डे अपडेटेड रहते हैं। साथ ही साथ पीआईबी, डीडी न्यूज़, इन सब से मतलब रिलेटेड रहते हैं। मतलब इन सब जो ऑथेंटिक जो चैनल्स हैं न्यूज़ के, उनसे ही रहता है। इसलिए आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे पत्र लेखन श्रृंखला खत्म होने वाली है, मैंने स्टार्ट किया था। यूपी स्पेशल चल रहा है, काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें चल रही हैं और आगे भी बढ़ती जाएंगी, हिस्ट्री वगैरह चलेगी, सब जुड़ेंगी, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1, सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना, ये हमारा मोटो है। ये अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। बिना पेन उठाए सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ये मान के चलिए। नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के, पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर सिलेक्शन होगा। आर्टेमिस थर्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, अभी अभी क्या हुआ है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस थर्ड। ये मिशन क्या है? ह्यूमन स्पेस मिशन एम्ड एट लैंडिंग ह्यूमंस ऑन द मून। मतलब अभी अभी एक मिशन चल रहा है कि मानव को चांद पे लैंड कराना है, मतलब मानव को चांद पे उतारने के उद्देश्य से ये मिशन बनाया गया है। किसके किससे कोलैबोरेशन से मैंने आपको बताया अभी कि नासा और यूरोपियन एजेंसीज कोलैबोरेशन से इसको क्या किया जा रहा है, जॉइंटली किया जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या किया गया? क्या मानव को उतारा गया? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या किया गया कि मानव को उतारने का टेस्ट किया। दिस प्रिपरेटरी टेस्ट विल नॉट लैंड ऑन द मून इटसेल्फ। मतलब इससे इसके थ्रू मानव को मून पे उतारा नहीं गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे कि जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो चांद का एक परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगा के चले आएंगे। तो आर्टेमिस 4 इसके बाद मिशन लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 4, तो आर्टेमिस 4 के द्वारा चांद पर जो चार मतलब जो भी क्रू मेंबर जाएंगे उनको लैंड किया जाएगा। 4 क्रू मेंबर जो भी जाएंगे उनको लैंड किया जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम, जो भी आर्टेमिस 1 2 3 जितने भी हमने मिशन लॉन्च किए हैं, जैसे कि 2027 में लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा? 2027 में लॉन्च होगा। तो इसका एम यही रहेगा कि मानव जो है चांद पे लैंड करे तो कोई दिक्कत ना हो। जो भी कुछ दिक्कतें हो रही हो पहले से ही हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि मनुष्य का जाना कहीं पे और क्या कहते हैं, मतलब किसी रोबोट को भी इसके पहले हमने जैसे भेजा था, तो इसी सब चीजें की जा रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य का जान जाना बहुत बड़ी डिग्निटी की बात हो जाती है भाई, उसके जान मान की हानि ना हो। तो 4 क्रू मेंबर जा रहे हैं। देखिए, प्रारंभिक सीधे चंद्रमा पर नहीं उतरेगा। ये प्रारंभिक परीक्षण सीधे चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा। क्रू मेंबर का आकार क्या है? 4 सदस्य। कमान किसके हाथ पर है? कमान जो है आपकी रैंडी ब्रेंसिक के हाथ में है। ये ध्यान, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये यूएसए के हैं, रैंडी ब्रेंसिक इनके हाथ में कमांडर हैं। और साथ ही साथ इनमें जो सदस्य है, आंद्रे डगलस जी है, फ्रैंक रूबियो जी है और लुका परमिटानो जी है। ये 4 लोग हैं, इनका नाम अवश्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहली बात तो आर्टेमिस 3 का एम चांद की सतह पर लैंड करना नहीं है। चांद की सतह पर मानव लैंड कर जाए, ये एम है। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम टेस्टिंग मिशन, क्या है ये? टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग मिशन है। मतलब प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और सिस्टम प्रशिक्षण परीक्षण मिशन है ये। ठीक। रोडमैप मैट्रिक आर्टेमिस थर्ड में अंतरिक्ष यान उड़ान अखंडता और डॉकिंग सिस्टम का परीक्षण, ये निष्कर्ष आर्टेमिस 4 के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो अंतिम निश्चित लैंडिंग मिशन होगा। मैंने बताया ना कि इसमें क्या चेक करेंगे, फ्लाइट इंटीग्रिटी, मतलब कि कैसे यान उड़ रहा है, इसका डॉकिंग सिस्टम कैसा है, डॉकिंग अनडॉकिंग होती है ना, मतलब कि वहां पर जो जाएंगे दूसरे से कैसे अटैचमेंट होगा, फिर डी अटैचमेंट कैसे होगा, डॉकिंग अनडॉकिंग, ये सब चेक करके क्या करेगा, वापस आ जाएगा। लैंड नहीं होगा। लैंड करने के लिए आर्टेमिस 4 जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं आपको इतना जोर देकर पढ़ा रहा हूं, अति महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कमांडर ऑफ आर्टेमिस थर्ड मिशन। आर्टेमिस थर्ड मिशन के कमांडर संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है? रैंडी ब्रेंसिक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टेमिस थर्ड मिशन। इट इज ए ज्वाइंट स्पेस एक्सप्लोरेटरी इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय नासा एंड ईयू यूरोपियन एजेंसी। ये बात बिल्कुल सही है।
ये नासा और यूरोपीय एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक अंतरिक्ष खोजी पहल है। बिल्कुल सही बात है, अंतरिक्ष खोजी पहल ही है, इसमें कोई शक नहीं। आर्टेमिस थर्ड के मुख्य देशों में चालक दल की अंतिम लैंडिंग के बजाय प्रौद्योगिकी सत्यापन और डॉकिंग सिस्टम का परीक्षण शामिल है। बिल्कुल सही बात है। द मेन गोल ऑफ आर्टेमिस थर्ड इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी वैलिडेशन एंड डॉकिंग सिस्टम रेदर देन फाइनल क्रू लैंडिंग। बिल्कुल सही बात है। तो सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 दोनों सही हो गया। देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आर्टेमिस थर्ड इज डेजिग्नेटेड अ क्रूशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्टिंग मिशन। आर्टेमिस थर्ड को एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परीक्षण मिशन के रूप में नामित किया गया। बिल्कुल टेस्टिंग करने के लिए जा रहा है। इट सर्व टू टेस्ट डॉकिंग एंड स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट इंटीग्रेटेड बिफोर एक्सिक्यूटिंग ए फाइनल क्रू लैंडिंग इन आर्टेमिस 4। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि आर्टेमिस 4 की अंतिम मानव लैंडिंग जो होगी आर्टेमिस 4 की, उसको निष्पादित करने से पहले डॉकिंग, यान की उड़ान अखंडता कैसे लैंड करेगा, ये सब जांचने के लिए ही तो किया गया। तो ए आर दोनों से इसका वो कथन, इसका व्याख्या भी कर रहा है। टॉपिक 2, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्व में पहली बार आयोजित हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2020 से योगासन चैंपियनशिप 2026 अभी अभी क्या हुआ है, अहमदाबाद गुजरात। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई। ये विश्व में पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है चैंपियनशिप है, मतलब कि पहली बार संरचित विश्व चैंपियनशिप प्रारूप विश्व में वैश्विक स्तर पर आयोजित किया गया है। मतलब ये विश्व में पहली बार आयोजित की गई, इसलिए महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज विश्व में पहली बार हो, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होती है। ग्लोबल स्केल क्या, 79 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करे हैं, इसमें कर चुके, मतलब हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और 523 इलाइट एथलीट भी पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब 79 देश के 552 एथलीट इसमें क्या किए, पार्टिसिपेट किए हैं। इंडियन परफॉर्मेंस क्या, देखिए भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, अति अच्छा परफॉर्मेंस। इंडिया ने लीडर बोर्ड में टॉप किया है। कैसे टॉप किया है? 114 पदक जीते हैं भारत ने, इसमें 114 पदक जीते हैं, जिसमें 102 स्वर्ण है, 9 रजत है, 3 कांस्य। ये याद रख लीजिएगा कि देखिए पहली बार हुई है विश्व में, भारत टॉप किया है, दूसरी बात। तीसरी बात, भारत इसको होस्ट किया है। चौथी बार भारत के गोल्ड सबसे ज्यादा इसमें आए हैं, तो इसलिए इसमें आप जो है गोल्ड भी याद रखिए। गोल्ड 102 है, 9 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है। जापान उपविजेता है, कुल 3 स्वर्ण जीता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जापान इसमें उपविजेता बना है, 3 स्वर्ण जीता है इसने, और जो दूसरा स्थान हासिल किया है। विच सिटी सर्व एज द ऑफिशियल होस्ट वेन्यू ऑफ द हिस्टोरिक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इन 2020 से 2026 में ऐतिहासिक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आधिकारिक मेजबान स्थल के रूप में कार्य किया है? किसने किया है? अहमदाबाद। नेक्स्ट करिए, विथ रेफरेंस टू चैंपियन with reference to World Yogasan Championship 2026 consider the following statement। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया फिनिश एट द पिनेकल ऑफ द लीडर बोर्ड सिक्योरिंग द हाउसफुल ऑफ द 100 गोल्ड मेडल। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत पदक तालिका के शीर्ष पर रहा, 100 से अधिक स्वर्ण मेडल का ऐतिहासिक संग्रह किया। गलत जवाब 102 है ना, गलत हो गया आपका। जापान सिक्योर सेकंड पोजीशन ओवरऑल इन द ग्लोबल लीडर बोर्ड विद 3 गोल्ड मेडल। बिल्कुल सही बात है। जापान ने 3 स्वर्ण पदकों की वैश्विक तालिका में समग्र रूप से दूसरे स्थान पर है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए यही आपको देखिए पकड़ना, देखिए आपको याद नहीं होगा गोल्ड मेडल इनके कितने हैं, आपको ये नहीं याद होगा भारत के गोल्ड मेडल कितने, तो आप क्वेश्चन कहाँ कर पाएंगे? तो क्या दूसरा सही हो गया और पहला क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या सही, केवल दूसरा सही, ठीक है ना। 100 गोल्ड मेडल भारत का तो नहीं है, ऊपर देखिए नहीं, 102 गोल्ड है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही नहीं है ना। इसमें क्या करेक्ट क्या पूछा है, तो करेक्ट क्या होगा, केवल दूसरा करेक्ट होगा, ठीक है ना, केवल दूसरा सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं एसेसरी रीजन क्वेश्चन। द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 मार्क्स एन इन्फ्लेक्शन इन द इंस्टीट्यूशनल ऑफ योगा एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट योग ग्लोबली। बिल्कुल उचित बात है। विश्व योगासन चैंपियनशिप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योग के संस्थागत में एक महत्वपूर्ण मोड़। बिल्कुल सही बात है, योग को प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर्मेट ऑर्गेनाइज प्लगिंग इन 522 एथलीट अक्रॉस द 79 नेशन। इसीलिए तो ये हो रहा है, क्योंकि विश्व योगासन चैंपियनशिप में 79 देश ने पार्टिसिपेट किया, 552 एथलीट को शामिल किया गया, इसलिए तो है। ए आर दोनों सही, और ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तीसरा भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो भी करंट अफेयर पढ़ो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे टॉपिक नंबर 3, नियो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप। अभी अभी क्या हुआ है कि एक नई नियो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप लॉन्च की। देखिए आपको पता है कि एक कंपनी निविडा, आपने सुना होगा, एनवीडिया,
ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपको पता अच्छी तरह कि एनवीडिया जो है विश्व की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा एक जो है नई चिप लॉन्च की गई जिसका नाम है नियो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप। नेम नियो, इट इज एन एडवांस मेडिकल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस माइक्रोचिप। ये एक उन्नत चिकित्सा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस माइक्रोचिप है। मतलब इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रेन में जाएगी पर दिखेगी नहीं। ये ब्रेन मस्तिष्क में जाएगी लेकिन मस्तिष्क में दिखेगी नहीं, और इसको डायरेक्ट मस्तिष्क में फिट कर दिया जाएगा। अच्छा, चीन ने क्या कर लिया? चीन ने इसका अधिकारी वाणिज्यिक नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया। मतलब चाइना इसको कमर्शियल रूप से क्या कर सकता है? इसको बेच सकता है। तो चाइना ने इसकी जो है आधिकारिक तौर पर इसको क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। चाइना ने इसको क्या कर लिया? आधिकारिक तौर पर इसको क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया है। तो इसी संदर्भ में क्या है कि नियो चिप चाइना ने आधिकारिक तौर पर प्राप्त कर लिया, तो उसको लॉन्च कर दिया है। इलिवेटेड है द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियली अप्रूव्ड इन्वेसिव ब्रेन इम्प्लांट सिस्टम। मैंने बताया ना, इन्वेसिव मतलब ब्रेन दिखेगी नहीं, ब्रेन के अंदर ये क्या कर दी जाएगी? इम्प्लांट कर देगा। ब्रेन के अंदर इसको क्या कर देगा? इम्प्लांट कर दिया जाएगा। डिजाइन टू रिस्टोर मोटर फंक्शनलिटी एंड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैकबोन पैरालिसिस। देखिए होता क्या है कि आप जानते होंगे कि पैरालिसिस मतलब लकवा जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, पक्षाघात जिसको कहते हैं हिंदी में शुद्ध भाषा में, तो व्यक्ति चल नहीं पाता है। जो भी न्यूरॉन्स है वो सब वो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो ये चिप क्या करेगी? मस्तिष्क में जाके जो ब्रेन का सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, जो काम करने अंग बंद कर दिए, उनकी तक जाके क्या करेगी? काम करेगी। मतलब सिंपली ये हुआ कि जो लकवाग्रस्त व्यक्ति जो है जिसके अंग काम नहीं करते, वो अंग क्या करने लगेंगे? काम करने लगेंगे। अंग क्या करने लगेंगे? काम करने लगेंगे। तो अंगों के काम करने के लिए ही इसको क्या किया? डिजाइन किया गया है। सेकंड क्या कह रहा है? पेशेंट डेमोग्राफी ऑप्टिमाइज फॉर थेरेपेटिक एफिशिएंसी विद एडल्ट एज क्लस्टर रेंजिंग 18 से 60, मतलब 18 से 60 वर्ष के लोगों की ये इसको किया जाएगा। इंटरप्राइज इकोसिस्टम बिल्ट एंड कमर्शियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिवाइवल टू एलॉन मस्क यूनानी। ठीक है। अच्छा, मैंने देखिए आपको ये चीज एनवीडिया बता दी, वो चीज गलत है, एनवीडिया नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है कि एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, उसकी काउंटर करने के लिए किया गया है। मतलब एलॉन मस्क की कंपनी है ना न्यूरालिंक, उसको काउंटर करने के लिए इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो जो मैंने अभी ऊपर बता दिया था उसको आप इग्नोर करिएगा, मैंने जो एनवीडिया बता दिया था उसको इग्नोर करिएगा आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The advanced invasive brain computer interface chip named NEO recently received commercial regulatory clearance for developed in which nation? हाल ही में वाणिज्यिक विनियामक मंजूरी प्राप्त करने वाले नियो नामक उन्नत इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर चिप को किस देश ने विकसित किया है? चाइना ने। चाइना बहुत तेज विकास कर रहा है। स्टेटमेंट 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नियो ब्रेन चिप। इट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल इन्वेसिव ब्रेन इम्प्लांट अप्रूव्ड बाय क्लिनिकल कमर्शियल एप्लीकेशन। यह नैदानिक वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए स्वीकृत दुनिया के पहले वाणिज्यिक इन्वेसिव ब्रेन इम्प्लांट को प्रदर्शित करता है। बात बिल्कुल सही है। थेरापेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द चिप इज एम एक्सपर्टली एंड मिटिगेटिंग बैकबोन पैरालिसिस। चिप की चिकित्सीय इंजीनियरिंग का उद्देश्य स्पष्ट रूप से रीढ़ की हड्डी से पक्षाघात को कम करना। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गया आपका, ए बी दोनों सही है। उसका क्या है? एक्सप्लेनेशन भी है। थर्ड, ऐसा नियो चिप हाईलाइटेड डायरेक्ट इंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजर टू न्यूरालिंक। बिल्कुल सही बात है। नियो चिप को न्यूरालिंक के प्रत्यक्ष उद्यम और तकनीकी चुनौती देने वाले के रूप में रेखांकित किया गया। बिल्कुल सही बात है। ये एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, उसको काउंटर करने के लिए आया है नियो चिप। अनलाइक न्यूरालिंक विच इज यूटिलाइज फुली नॉन इन्वेसिव स्केलर इंटरफेस, नियो रियलाइजेस सर्जिकल डीप ब्रेन कॉर्टिकल इंसर्शन। न्यूरालिंक के विपरीत जो पूरी तरह से गैर इन्वेसिव स्कैलप इंटरफेस का प्रयोग करता है, नियो सर्जिकल डिफरेंट कॉर्टिकल इंसर्शन पर निर्भर नहीं है। देखिए गलत है ना, ये भी तो स्कैलप है, इंटरफेस है आपका, ये भी क्या कहते हैं इन्वेसिव है, कहाँ दिखता है? तो ये क्या सी की, ये गलत हो गया आपका, ये क्या गलत हो गया? तो आपका ए सही, आर गलत। राहगीर स्कीम में रैपिडो कोलैबोरेशन। देखिए अभी भी बहुत ही अच्छा काम हुआ है, ये भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने रैपिडो जानते हैं जिसकी कार वगैरह चलती हैं, रैपिडो कार वगैरह, तो रैपिडो कार ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ समझौता किया है, जिसमें राहगीर स्कीम आप लोग जानते होंगे कि जो व्यक्ति सड़क पे घायलों को पहुंचाएगा तो उससे ना पुलिस पूछताछ होगी और उसको जो है 25,000 रुपए क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 25,000 रुपए इसको क्या दी जाएगी? प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब जो व्यक्ति पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपए क्या दी जाएगी? प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी उद्देश्य से क्या है कि राहगीर स्कीम ने रैपिडो के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन की खासियत क्या है कि रोड
ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो गोल्डन आवर होते हैं, गोल्डन आवर मतलब क्या होता है, 1 घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। जो 1 आवर होता है इसको क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। कि इसी बीच अगर किसी मरीज को पहुंचा दिया जाएगा तो उसकी जीवन जो है बच सकता है। तो इसी पुण्य काम के उद्देश्य से सड़क दुर्घटना में पहुंचाने के लिए रैपिडो का प्रयोग किया। देखिए हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस जो है शहर में लिमिटेड होती है। देखिए एम्बुलेंस शहर में लिमिटेड होती है, लेकिन रैपिडो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कि इनकी संख्या जो है एम्बुलेंस से ज्यादा है। तो अगर और रैपिडो जो हमेशा घूमती भी रहती है अगल बगल नजदीक, तो ये फटाक से आ जाएंगी और आने व फटाक से ये लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचा देंगी और उनको मिल भी जाएगा, तो व्यक्ति की जिंदगी भी बच जाएगी। और सेकंड चीज क्या है कि इसको 25,000 रुपये मिल भी जाएगा। अब सोचिए एक ड्राइवर को 25,000 रुपये इनाम भी मिल गया, प्लस किसी की जिंदगी भी बच गई, किसी की जिंदगी बच गई। और क्या कहते हैं, 25,000 रुपये इनाम मिलेगा तो अच्छी चीज है कि नहीं। इसी उद्देश्य से क्या किया गया है, रैपिडो ने कोलैबोरेशन किया है। वित्तीय स्ट्रक्चर पार्टनर फॉर मैसिव क्या कहते हैं, सिटीजन डेवलपमेंट, ग्राउंड लेवल अवेयरनेस एंड स्केल ऑफ फॉर्मर कोलैबोरेशन विद मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो। पता है ना, रैपिडो साथ सहमत तय की। ठीक, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। तो अब इनको जागरूक भी किया जाएगा, जो भी रैपिडो के आपके चालक है इनको जागरूक किया जाएगा कि देखिए आप लोग इसमें भागीदार बनिए, ताकि आपको इनाम तो मिलेगा, रिवार्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको रिवार्ड जो है 25,000 रुपये मिल जाएगा, और 25,000 रिवार्ड के साथ साथ आप इसकी जिंदगी बचाने उनको जागरूक करेंगे, ताकि ये जो नेक काम है तेजी से आगे बढ़ सके। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रिसेंटली हाईलाइटेड राहगीर स्कीम विच फाइनेंस रिवार्ड इज डेवलप्ड फॉर द सिटीजन हु ट्रांसपोर्ट एन एक्सीडेंट विक्टिम टू एन हॉस्पिटल विक्टिम विद इन गोल्डन आवर। हाल ही में चर्चा में रही राहगीर योजना के ढांचे के तहत गोल्डन आवर के भीतर किसी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को वित्तीय पुरस्कार निर्धारित कितना है, 25,000। With reference to emergency care initiative in India, consider the following statement. The Rahavir scheme officially partners with Mobility Firm Rapido to engage civic outreach and driver network awareness. नागरिक पहुंच ड्राइवर नेटवर्क की जागरूकता बढ़ाने के लिए राहगीर योजना ने आधिकारिक तौर पर गतिशीलता फॉर्म रेपिडो से भागीदारी की। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोत्साहन के लिए अंतर्निहित मुख्य चिकित्सा मानदंड दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल में प्रवेश सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही बात है, ये बात 100% सही है कि मेडिकल क्राइटेरिया के समय जो गोल्डन आवर होते हैं, मतलब मैंने बताया जिसमें व्यक्ति की जान बचने की चांस सबसे ज्यादा रहती है, तो उसमें व्यक्ति पहुंचाना इसका एम है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The Rahavir scheme integrate corporate micro mobility network with Rapido in its framework. राहगीर योजना रैपिडो जैसे कॉर्पोरेट मोबिलिटी नेटवर्क को अपने ढांचे में एकीकृत करती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों करती है? क्योंकि द्रुत रैपिड ट्रांजिट और विकेंद्रीकृत ड्राइवर बड़े नागरिक जागरूकता प्रसारित करने और आपातकालीन रिपोर्टिंग को तेज करने के लिए कुशल माध्यमों में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये तेज काम करेंगे और तेज से जल्दी से लोगों को पहुंचाएंगे तो जान लोगों की बच जाएगी। तो इसी वजह से तो किया जा रहा है। तो ए सही हो गया, आर सही हो गया, तो इनका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। टॉपिक 5, अडानी पोर्ट एलएनजी मैरिन कॉन्ट्रैक्ट। अभी अभी क्या हुआ है कि अडानी पोर्ट ने अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ क्या किया है, समझौता किया है। मतलब कि एक समझौता हुआ है अडानी पोर्ट के बीच और किसके बीच, मेरिडियन ग्रुप के बीच। क्या हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ। कोलैबोरेशन क्यों हुआ है, ताकि अडानी पोर्ट जो है जो भी एलएनजी सप्लाई होती है, लिक्विड नेचुरल गैस जो सप्लाई होती है कहाँ से, अर्जेंटीना जो सप्लाई होती है, इसको जो है भारत पहुंचा सके, ताकि भविष्य में इसको भारत पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए कितना का अनुबंध हुआ है, $70 मिलियन, मतलब $70 मिलियन का अडानी पोर्ट ने मेरिडियन ग्रुप के साथ समझौता किया है। किस चीज के लिए किया है, लिक्विड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के लिए। ठीक समझे आप लोग, मतलब एलएनजी अडानी पोर्ट ने एलएनजी मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट किया है एलएनजी को पहुंचाने के लिए। मतलब अडानी ग्रुप करेगा क्या, 10 साल के लिए जो भी ऑपरेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब कि टैंकर हो गया, पहुंचाने के लिए साधन हो गए, जो भी फ्रेट होगा, जो भी फ्रेट रिलेटेड समस्याएं आएंगी, वो सब कौन देखेगा, अडानी पोर्ट देखेगा। तो इसी के तहत अडानी पोर्ट ने अर्जेंटीना से क्या किया है, समझौता किया। अर्जेंटीना कैपिटल आपको पता है ब्यूनस आयर्स है। ठीक, फ्यूचर में क्या करेगा कि भारत को एलएनजी सप्लाई में मदद मिलेगी। भाई देखिए, हमारे देश में ऊर्जा की अधिक जरूरत है ना, ऊर्जा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर तो है नहीं, तो ऊर्जा क्षेत्र में मतलब जो आपकी नेचुरल गैस हो गई, एलपीजी हो गई, इनसे भारत आत्मनिर्भर नहीं। तो इसलिए भारत क्या है, अर्जेंटीना से बढ़ाएगा। पर अर्जेंटीना थोड़ी दूरी पड़ती है, इस वजह से भारत जो है गल्फ कंट्रीज वगैरह से लेता है, ताकि रशिया से लेता, ताकि भारत को थोड़ा नजदीक पड़े। अर्जेंटीना से दूरी ज्यादा पड़ जाती है। अडानी पोर्ट रिसेंटली सिक्योर्ड हाई वैल्यू $60 मिलियन एलएनजी मैरिन कॉन्ट्रैक्ट विद द मेरिडियन ग्रुप विद साउथ अमेरिकन नेशन।
अर्जेंटीना। अदानी पोर्ट ने हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिका देश में से मेरिडियन ग्रुप के साथ $70 मिलियन की उच्च मूल्य की एलएनजी की मिलान के साथ अनुबंध किया है? अर्जेंटीना के साथ। आपने अभी पढ़ा। Consider the following statement regarding the LNG marine contract signed by Adani Group. The financial valuation of the energy service contract stand approximately $70 million. बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा सेवा अनुबंध का वित्तीय मूल्यांकन लगभग $70 मिलियन। बात बिल्कुल सही है। द कॉन्ट्रैक्ट टर्म स्टिपुलेट एंड ऑपरेशनल पार्टनर्स में एक्सटेंडेड फॉर 5 years। गलत जवाब। कितने तक? 10 साल के लिए हुआ ना। संविधानात्मक शर्तों 5 वर्ष अवधि के लिए विस्तारित परिचालन साझेदारी को निर्धारित करता है। अब देखिए, अगर आपने 10 वर्ष भी नहीं पढ़ा है तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे हाँ पार्टनरशिपिंग की है, लेकिन क्या है? गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है? ए सही है। द मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट विद अर्जेंटीना मेरिडियन ग्रुप स्ट्रेटेजिकली वाइटल फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ समुद्री अनुबंध भारत के ऊर्जा समुदाय ढांचे के लिए रणनीतिक रूप से क्या है? महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दक्षिण अमेरिका में भारतीय घरेलू बाजार में भविष्य के लिए प्रत्यक्ष एनर्जी निर्यात के लिए संरचनात्मक आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो श्रृंखला बनाने के लिए, एक अच्छी सप्लाई चेन बनाने के लिए ये किया गया था। बिल्कुल सही है। तो ये सही आर्थ इसका क्या हो गया कि ऐसे ही आपको पढ़ने हैं करंट अफेयर। ऐसे करंट अफेयर पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम में करंट अफेयर पूरा करके क्या है आएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। टॉपिक 6 वर्ल्ड आई डोनेशन डे 2026। अभी विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया है। कमेंसरेटेड ऑन 10 जून, मतलब प्रतिवर्ष कब मनाया जाए? 10 जून को मनाया जाता है। फोकसिंग ऑन बायोलॉजिकल ब्लाइंडनेस एंड मिटिगेशन एंड पोस्ट ह्यूमन डोनेशन। इसका एम क्या है? कार्निकल अंधापन उन्मूलन को, मरणोपरांत स्वैच्छिक नेत्रदान को बढ़ावा देना। मतलब जो स्वैच्छिक रूप से लोग नेत्रदान को बढ़ावा देते हैं, तो इसका एम यही है कि नेत्रदान को क्या है? बढ़ावा देना। नेत्रदान में क्या किया? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लोग आई डोनेट करते हैं तो क्या डोनेट किया जाता है? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। क्या डोनेट किया जाता है? कॉर्निया डोनेट। क्या डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। याद रखिए। तो इसमें हम क्या डोनेट करेंगे? कॉर्निया डोनेट कर रहे हैं। ऑफिशियल थीम क्या है? डोनेट आई गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइफ। ठीक है, थीम आजकल बहुत एग्जामों में पूछा है, इसलिए आप लोग थीम अवश्य याद रखिएगा। क्या है? कह रहा है थीम कि डोनेट आई गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइफ। नेत्रदान करे, दृष्टि का उपहार दे और जीवन बदले। ये इसकी क्या है? थीम है। इस बार की मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वैच्छिक नेत्रदान बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता लाना और लोगों के जीवन को बदलना। टू बिल्ड पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्म लाइफ थ्रू द वॉलंटरी क्लिनिकल आई ब्रांड नेटवर्क। मतलब देखिए स्वैच्छिक रूप से डोनेट करिए, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी को। देखिए मरने के बाद होता है, मरणोपरांत की बात होती है, आफ्टर डेथ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आफ्टर डेथ होता है, ठीक है। आई बैंक होते हैं, जब आपके रिश्तेदार वगैरह आई बैंक को कॉल कर देंगे तो आई बैंक वगैरह आएंगे और आई बैंक वगैरह आपकी जो क्या कहते हैं कॉर्निया वगैरह इनको ले जाएंगे और जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ऑन विच कैलेंडर डेट इज वर्ल्ड आई डोनेशन डे ऑब्जर्व। दुनिया भर में आधिकारिक तौर पर विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। द डेजिग्नेटेड ग्लोबल थीम फॉर द ईयर 2026 इज डोनेट आई गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइफ। वर्ष 2026 की निर्धारित वैश्विक थीम क्या है? डोनेट आई गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइफ। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के 3 फॉर्मेट कराता हूं। द कैंपेन इज प्राइमरी टू बिल्ड एडवांस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिंथेटिक ऑर्गन रिप्लेसमेंट। ये क्या कर रहा है? अभियान मुख्य रूप से कृत्रिम अंग प्रस्ताव। नहीं गलत ना। कृत्रिम अंग थोड़ी आंखों की बात कर रहा है ना, कृत्रिम अंग को थोड़ी कर रहा है प्रस्तावन की बात। चलिए तो ये सही, आर क्या है? गलत हो गया। ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी हैवली प्रमोट कैलेंडर ड्राइवर कैंपेन लाइक वर्ल्ड आई डोनेशन। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां विश्व नेत्रदान दिवस जैसे कैलेंडर संचालित अभियानों को बढ़ावा देती है। बिल्कुल बढ़ावा देती है। क्यों बढ़ावा देती है? ताकि सार्वजनिक संवेदीकरण बढ़ाना और प्रत्यारोपण योग्य जैविक कॉर्निया के उच्च घाटे को व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है? लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाता है, ताकि देखिए अवेयरनेस बढ़ेगी, सार्वजनिक लोगों की संवेदना बढ़ेगी, सेंसिटाइजेशन बढ़ेगा, ताकि दूसरे को आंख हमारी मिल जाएगी। हमारे मरने के बाद किसी का आंख काम तो आएगी नहीं, लेकिन वही आंख किसी दूसरे को मिल जाएगी, दूसरा व्यक्ति क्या देख सकता है। ठीक, इस वजह से क्या किया जा रहा है? इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये इसका एम, ये सही आर दूं क्या? इसका व्याख्या भी है। लैंडपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्मली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। अभी क्या है कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया? भूमि पत्तन प्रबंध प्रणाली लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है?
पहली बात तो शुरू कहाँ की गई, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर, विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो है लैंड मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया गया है। कोर ऑपरेशन एम टू रिड्यूस फिजिकल पेपर वर्क इन लैंड पोर्ट मेकिंग ऑपरेशन 100% डिजिटल, मतलब कि डिजिटलीकरण के में एक जो है कदम है, मतलब कि कागजों को खत्म करना, मतलब कागजी काम जो होते हैं, कागज आना जाना, इसको समाप्त करना, और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, प्रमुख पैरामीटर प्रतिष्ठा में कम करने और रसद कार्गो वर्कफ्लो को सुचारू रूप से ट्रैक करने को। अब जो देखिए, कागज यहाँ से वहां जाएगा, टाइम लगेगा, चीजें हैं, साइन करना सब कुछ टाइम लगेगा। डिजिटली होगा तो तेजी से चीजें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, मतलब तेजी से काम बढ़ सके, इसके लिए क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के 15 प्रमुख सक्रिय परिचालन भूमि पत्रों में लागू किया गया, मतलब भारत के पास 15 है जो क्या कहते हैं लैंड वाले पोर्ट है, लैंड पोर्ट है, तो लैंड पोर्टों में 15 लैंड पोर्ट में इसको क्या किया है, लागू किया गया है। विच यूनियन मिनिस्टर फॉर्मली लॉन्च द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अमित शाह। किस केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन में डिजिटल भूमि पत्र प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है, अमित शाह। नितिन गडकरी जी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के। जयशंकर जी क्या है, विदेश मंत्री है। सीतारमण जी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये नौ वाहन और बंदरगाह प्रशासनिक क्षेत्र के तहत कार्य करता है। देखिए कितनी अच्छी चीज पूछा है कि किसके अंदर काम करता है, बंदरगाह मंत्रालय से काम करता है, नहीं। देखिए लैंड पर आ गया ना, तो लैंड पर अगर पोर्ट है तो किसके तहत काम करेगा, गृह मंत्रालय के अंदर काम करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। कभी भी ये पूछ ले कि जो लैंड पोर्ट है किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, लैंड पोर्ट, ध्यान रखिएगा। इस प्रणाली को भारत में 15 सक्रिय पत्रों में वर्कफ्लो में डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है टू डिजिटलाइज द लॉजिस्टिक वर्कफ्लो अक्रॉस 15 एक्टिव पोर्ट इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही, पहला गलत। The launch of LPMS is expected to boost India cross-border trade efficiency इंडेक्स विद नेबर कंट्री। एलपीएमएस के तहत लॉन्च में पड़ोसी देशों के साथ भारत के सीमा पार व्यापार क्षमता सूचकांक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बिल्कुल मिलेगा। जब काम तेजी से होगा, कागज वर्क ज्यादा नहीं होगा तो फ्लो तो आएगा ही आएगा। द प्राइमरी पॉलिसी एम टू एलपीएम रिड्यूस कार्गो ट्रांजिट वेटिंग टाइम एंड इनलेट एक्सटेंसिव फिजिकल पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन। इसीलिए तो भैया एम क्या है कि भाई कार्गो परिगमन को रिड्यूस करना, डिजिटलीकरण करना। जब ये हो तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, तो बढ़ावा तो मिलेगा। मेरा एक्सप्लेनेशन भी हो गया इसका, तो ए आर दोनों सही, उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर एट जामनगर। अभी क्या हुआ है कि डेटा सेंटर जामनगर में क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। कहां पर, जामनगर। जामनगर कहाँ है आपके, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात का। और ये एआई इनेबल्ड है, मतलब ये आर्टिफिशियल इनेबल्ड डेटा सेंटर है, गुजरात में लॉन्च किया, सेटअप किया गया। किसके द्वारा, ज्वाइंटली, मतलब दो लोगों ने मिलकर किया। किसने किसने, एक मेटा ने, एक रिलायंस ने। मार्क जुगरबर्ग जी कंपनी है रिलायंस, और मुकेश अंबानी जी की कंपनी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री। इसके द्वारा जो है एक एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में सेटअप किया गया है। कहां पर, जामनगर गुजरात में। कितनी कैपेसिटी है, 168 मेगावाट की कैपेसिटी, इसकी याद रखिएगा। कितनी कैपेसिटी है, 168 मेगावाट की कैपेसिटी है। ट्रिगर्ड बाय कमर्शियल रिलेटेड दैट इंडिया रिप्रेजेंट द बिगर ओवर यूजर बेस ऑफ फेसबुक मेटा ग्लोबली। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारे भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है और युवा देश सबसे ज्यादा है, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर है भैया। लोगों के पास, इनके पास काम, देखिए ऐसा नहीं कह रहा कि लोगों के पास काम नहीं था फेसबुक, लेकिन फेसबुक यूजर भारत में क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से क्या है कि मेटा ने रिलायंस के साथ कोलैबोरेशन करके इसको जो है 168 मेगावाट का जामनगर में शुरू किया है। Which global tech company entered into a joint venture with Reliance to establish a massive 168 megawatt AI enabled data center in जामनगर। किसने किया है, मेटा ने। जामनगर में 168 मेगावाट की विशाल एआई क्षमता डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस वैश्विक टेक कंपनी रिलायंस का संयुक्त उद्यम चालू किया है, मेटा ने किया है ना, मेटा लिख दीजिए बस। मेटा पार्टनर विद, आज के आगे स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जामनगर एआई डेटा सेंटर। द टारगेटेड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर डेटा नोड कॉन्फ़िगर्ड 168 मेगावाट। संयुक्त उद्यम डेटा नोड की लक्षित बिजली बुनियादी ढांचा क्षमता 168 मेगावाट का, बिल्कुल सही बात है। द डिसीजन हैवीली गाइडेड बाय मेटा ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी टारगेटिंग इंडिया लार्जेस्ट ग्लोबल यूजर बेस फॉर फेसबुक। ये निर्णय काफी हद तक मेटा की अनुकूलन रणनीति द्वारा निर्देशित है, जो भारत को फेसबुक में सबसे बड़ी वैश्विक उपयोगकर्ता के आधार पर लक्षित करता है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए सही, बी सही, इसका क्या एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 3,
Establishing a 168 AI data node in Jamnagar reflect a push toward local data localization and localized AI pipeline engineering. जामनगर में 168 AI डेटा नोड से स्थापना स्थानीय डेटा स्थायीकरण और स्थानीयकृत AI पाइपलाइन इंजीनियरिंग दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। 168 मेगावाट है, डेटा को क्या लोकलाइज करना है, कनेक्ट करना है, तो महत्वपूर्ण कदम तो बिल्कुल है। डेटा संप्रभुता और लेटेंसी अनुकूलन के सघन उपभोक्ता क्षेत्रों करीब हाइपर स्केलिंग कंप्यूटिंग हब बनाने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। डेटा लेटेंसी लॉस एंड लेटेंसी ऑप्टिमाइज इंस्टीट्यूट बिल्डिंग हाइपर स्केल कंप्यूटर हब तो बनाने की जरूरत तो होती है ना, हाई स्केल, तभी ना डेटा सिक्योर करेगा, क्योंकि बहुत से डेटा होते हैं ना, तो इनको सिक्योर करने की जरूरत तो होती ही है। ठीक। सैपलिंग डायलॉग 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी सैपलिंग डायलॉग संपन्न हुआ है। कहां पर संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है आपका अहमदाबाद गुजरात में। सैपलिंग डायलॉग कहां पे संपन्न हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? चिराग पासवान जी द्वारा। मतलब चिराग पासवान जी की लीडरशिप में क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के कोलैबोरेशन से सैपलिंग डायलॉग 2026 आयोजित किया गया है। था मतलब हो गया, आयोजित हो चुका है। ठीक है ना। तो मतलब पॉलिसी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से चिराग पासवान जी की लीडरशिप में अहमदाबाद गुजरात में सैपलिंग डायलॉग 2026 आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या है? अनलॉक वैल्यू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम, मतलब खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए मूल्य अनलॉक करिए। इसकी क्या है थीम है? It represents a high level policy making dialogue at the regional level directed towards the better nutrition food security। देखिए इसका एम क्या है? क्या कि बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा, मतलब बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा क्षेत्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाने के लिए सबसे बड़ी कमेटी है। मतलब कि रीजनल लेवल पर न्यूट्रिशन और क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाने के लिए ये सबसे बड़ी कमेटी है, जिसका नाम क्या है? सैपलिंग डायलॉग 2026। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। The strategic sapling dialogue 2026 country focus on the food processing nutritional security was co-organized by India along with which international bank, World Bank। खाद्य प्रसंस्करण और पोषण सुरक्षा पर केंद्रीय रणनीति सैपलिंग डायलॉग 2026 सम्मेलन का आयोजन भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय बहुपेक्षी बैंक द्वारा किया गया है? किस बैंक द्वारा किया गया है? विश्व बैंक। किस बैंक द्वारा किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। With reference to sapling dialogue 2026 consider the following statement। ठीक, किसके द्वारा कह रहा है कि विद रेफरेंस सैपलिंग डायलॉग 2026 कंसिडर फॉर द हाई लेवल कॉन्फ्रेंस वाज ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड एंड होस्ट वेन्यू इन न्यू दिल्ली। देखिए इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में किया गया, अहमदाबाद। वेन्यू भी याद रखिएगा, आजकल बहुत पूछ रहा है। इट स्टैब्लिश हाई रीजनल लेवल पॉलिसी मेकिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स बेटर न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी। क्या कह रहा है कि ये बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा की दिशा में निर्देशित उच्च स्तरीय निर्माण नीति समाधान को प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही बात है। पॉलिसी बनाने के लिए सबसे अच्छी उच्च स्तरीय नीति निर्माण लाता है कि नहीं लाता? सही है, तो बी सही है, एक गलत हो गया। The sapling dialogue 2020 emphasizes the policy shift towards the micro level processing cluster development। सैपलिंग डायलॉग 2026 सूक्ष्म स्तर पर प्रसंस्करण क्लस्टर विकास की नीति के बदलाव पर जोर देता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब किस पर जोर देता है? कि नीतियों में बदलाव लाइए। क्या कहते हैं? नीतियों में क्या लाइए? बदलाव लाइए। तो नीतियों में बदलाव लाएंगे तभी ना काम चलेगा। नीतियों में बदलाव लाएंगे तो क्या होगा? नीतियों में बदलाव लाने से आप और अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। आप क्या अच्छी पॉलिसी बनाएंगे? पॉलिसी बनाएंगे तो क्या कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी वो मेंटेन होगी। फूड सिक्योरिटी क्या होगी? मेंटेन होगी। फूड सिक्योरिटी मेंटेन होगी, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा लोगों को। न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो हेल्थ अच्छा होगा। स्थानीयकृत कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण संपत्ति को बढ़ाने से मौसमी खाद्य मूल्य स्थिरता पोषण संबंधी गिरावट को सीधे तौर पर रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा कि जो सीजनल प्राइस बढ़ जाते हैं फूड के, न्यूट्रिशन डिग्रेडेशन हो जाता है। भाई सीजन में कोई सामान नहीं मिलता या सीजन के समय कोई सामान मिला, उसके बाद कोई उनको न्यूट्रिशन सामान नहीं मिला, तो उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता। तो ए तो सही हो गया, इसका सही हो गया। मैंने बताया था क्योंकि लगा दिए। जब भी आपसे ये बोले कि क्या कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन है कि मिलेगा, भाई क्या लगा दीजिए? भाई लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? भाई लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। और लास्ट नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जी के शासन के क्या हो गए हैं? 12 वर्ष पूरे हो गए। क्या हो गए? 12 वर्ष क्या हो गए? पूरे हो गए। देखिए एक बात पहले, इस क्वेश्चन समय पहले याद रख लीजिए। संविधान लागू होने से अब तक, मतलब ये बात हो रही है कि संविधान लागू होने से अब तक जो है नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा साल पूरे कर लिए हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। मतलब संविधान कब लागू हुआ था? 1952 में।
1952 जनरल इलेक्शन जब हुए थे संविधान लागू होने के बाद, उसके जनरल इलेक्शन हुए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था पूरी तरह। उसके बाद क्या हुआ था कि जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उस जनरल इलेक्शन में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने जितने वर्ष पूरे किए थे अपने 1964 तक, उससे ज्यादा क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने टेन्योर पूरा कर लिया है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री का टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा वर्ष जो है जनरल इलेक्शन पहले के बाद सबसे ज्यादा ये वर्ष पूरे कर लिए। मतलब कड़ाई संविधान औपचारिक 2026 के बाद भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। कार्यकाल 2014 में हुआ, 2026 तक विस्तारित हुआ, वैसे चल ही रहा कार्यकाल, तो 12 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 4399 दिनों का विशाल मील का पत्थर पूरा कर लिया है। नेहरू जी ने कितना किया था? 4398 दिन। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रथम मतलब 439 ईयर्स पूरे कर लिए थे, दिन पूरे कर लिए थे, और इन्होंने 4399 वर्ष जो है दिन जो है पूरे कर लिए हैं। कब से पूरे किए? 1952 से, मतलब जब से हुए। ऐसे नेहरू जी 17 साल प्रधानमंत्री लगभग रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आपने बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू जी के संविधान पश्चात रिकॉर्ड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको बिल्कुल हाईलाइट रूप से ये तो लिख लीजिए, इसको ट्रायंगल रूप से बंद कर लीजिए। मतलब संविधान पश्चात की बात, कब की बात कर रहा है? संविधान पश्चात की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? संविधान पश्चात की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संविधान पश्चात की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? संविधान पश्चात की बात कर रहा है। संविधान पश्चात जो है पीछे छोड़, किसको पीछे छोड़ दिया है? नेहरू जी को मोदी जी ने। शपथ ग्रहण कब हुआ? पहला 26 मई 2014 को, दूसरा 30 मई 2019 को, उसके बाद 9 जून 2024 को। 9 जून के दिन उन्होंने क्या कर लिया? अपना वर्ष पूरा कर लिए। आपने देखा होगा कि इटली से बधाई आई थी मोदी जी के लिए, रशिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मोदी जी को, सबने क्या कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान पश्चात रिकॉर्ड। What is the specific community day count achieved the PM Narendra Modi to secure the largest long-serving PM constitutional enforcement? संविधान लागू होने से लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड हासिल करने नरेंद्र मोदी संचयी दिनों की संख्या कितनी? 4399। याद रखिएगा 4399। He considered the following statement regarding the executive tenure PM timeline of PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारी कार्यालय की समय सीमा के संबंध में निम्नलिखित पदों पर क्या करिए? विचार कीजिए। He formed took the first oath as office as a PM on 26 मई 2014। 26 मई को लिया ना, देखिए यहाँ पर 26 मई को लिया था, लिया था, ये तो बिल्कुल सही बात है, 2014 को लिया था, पहला सही है। He continuous governance tenure officially suppressed by the post constitutional executive day count of PM PT जवाहरलाल नेहरू। मतलब क्या कह रहा है कि उनका नियंत्रण कार्यकाल अधिकारिक तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान पश्चात कार्यकाल दिनों संख्या से अधिक हो गया। संविधान पश्चात का शब्द याद रखिएगा, इसीलिए कंफ्यूजन करेगा आपको। देखिए एग्जाम में गलत भी तभी होगा आपसे। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, टेन्योर कैलकुलेशन एक्सक्लूडेड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल provision governance period when the pre-constitutional provisional governance period when the established post informal long service record। प्रवर्तन के बाद दीर्घकालिक सेवा रिकॉर्ड स्थापित करते समय कार्यकाल की गणना से 1950 से संविधान की अंतिम शासन अवधि को बाहर रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, मतलब 1950 की जो अवधि को बाहर कर दिया नेहरू जी प्रथम अब भी है। अच्छा, लगातार में भी ये है, इसी और ध्यान रखिएगा, लगातार में भी ज्यादा है। अगर ऐसे बात की जाए तो ये लगातार में है मोदी जी, कंटिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूअस है, लगातार, ये बात और याद रखिएगा, ये लगातार में है, वरना इंदिरा गांधी जी हैं ऐसे, मतलब जो लगातार में, इसमें इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड अभी है। ठीक है ना, ध्यान है कि लगातार में है। भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय और विधायी आदेश कानून ढांचा कड़ाई से 26 जनवरी 1950 संविधानिक प्रवर्तन में अपना औपचारिक अपना नियमित अधिकार प्राप्त करता। बिल्कुल सही बात है। देखिए 26 जनवरी 1950 का आदेश पर संविधान लागू हो गया, तब से कार्यालय और विधायी आदेश कानून ढांचा रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान के औपचारिक प्रवर्तन से अपना नियमित संरचनात्मक अधिकार प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी संरचना चल रही है, कैसे चल रही है पीएम ऑफिस की, 26 जनवरी 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट से चल रही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के सेशन हमने कंप्लीट किए। तो ऐसे ही ऑथेंटिक करंट अफेयर्स के लिए, ऑथेंटिक जो आपको पीआईबी से मिल रहे हैं, पीआईबी के साथ साथ आपको डीडी न्यूज से करंट मिल रहे हैं, प्लस ये बाइलिंगुअल है। मैं आपको 30 एमसीक्यू करा ताकि आपके क्वेश्चन इसी से तैयार हो जाए। तो इससे करंट अफेयर्स जुड़े रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।